बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नैम क्लास। कल हमने मीर तकी मीर की गज़ल के अशार की तशरीह पढ़ी थी। आज हम उसके मुख्तसर सवालात पढ़ेंगे। आप बेशक अपनी बुक भी निकाल सकते हैं, वहाँ भी देख लें आप, लेकिन यहाँ भी आपके सामने सवालात भी लिखे होंगे और उनके जवाबात भी लिखे होंगे। मुख्तसर सवालात की बहुत अहमियत है, हर सब्जेक्ट में है, लेकिन उर्दू में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है कि इसके 10 नंबर का ये सवाल है और बहुत थोड़ा सा काम है। इसलिए मुख्तसर सवालात को जितना आप अच्छा याद करेंगे, जितना टू दी पॉइंट, यानी जो बुक में है वो इसी का आंसर करें। मैं पहले भी बता चुका आपको जी कि अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना पूछा जा रहा है उतना लिखें और हेडिंग बना के लिखें ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। मीर तकी मीर में इस गज़ल में रदीफ़ कौन सा लफ्ज़ है? मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि रदीफ़ जो है किसी भी गज़ल में के अशार के मिसरों के आखिर में आने वाले बार बार एक ही तरह के अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं। जो गज़ल का मतला होता है, यानी पहला मिसरा, दो मिसरे या पहला शेर होता है, उसमें तो दोनों मिसरे में होता है रदीफ़, लेकिन बाकी जितने भी अशार हैं उसमें जो दूसरा मिसरा होता है हर शेर का, उसमें रदीफ़ पाया जाता है और आखिर में आता है और एक तरह के होता है, तो इसे हम रदीफ़ कहते हैं। तो किसी लफ्ज़ जो है ये मीर तकी मीर की गज़ल में रदीफ़ है। आपने बस इतनी बात ही लिखनी है कि इस गज़ल में आप लिख सकते हैं किसी जो है ये रदीफ़ है। इस गज़ल में होने वाले 4 काफ़ियों के निशानदही करें। काफ़िया वो अल्फाज हैं जो रदीफ़ से पहले आते हैं और हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, उन्हें हम काफ़िया कहते हैं। हबी, अहबाब, शराब, गुलाब, ख्वाब, यानी हम आवाज़ एक जैसी साउंड है इनकी, इनको हम काफ़िया कहेंगे। मैं आपको ज़्यादा मसले में नहीं डालूँगा जी कि इसका मतलब है सवार के पीछे बैठने वाला या सवार होने वाला, ये तो इसके लफ्ज़ी मतलब है, लेकिन आप सिंपल सा याद रखें कि जो काफ़िया होता है ये हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं गज़ल में या नज़म में, और एक जैसे अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं। तीसरा सवाल है जी कि दूसरे शेर में मीर तकी मीर ने होंठों को, अपने महबूब के होंठों को किस चीज़ से तशबीह दी है? तो मीर तकी मीर ने महबूब के होंठों को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी है। पंखड़ी कहते हैं टहनी को। जैसे गुलाब की पंखड़ी जिस पे फूल लगा होता है वो बड़ी नरम व नाजुक होती है, वैसे ही महबूब के शायर के मुताबिक होंठ भी नरम व नाजुक हैं। सवाल नंबर 4 है, मीर ने नीमबाज आँखों की मस्ती को क्या कहा है? नीमबाज नशे की हालत वाली आंखें जो हैं, नीमबाज नशे की हालत वाली आंखें, उसमें आंखों की मस्ती को क्या कहा है? जो उसके महबूब है शायर का, उसकी आंखों की मस्ती में क्या चीज़ है? उसकी मस्ती में, मस्ती कहते हैं मदोशी को कहते हैं। ज़रा एक स्टाइल होता है नशा पीने वालों का, उसको मदोश होना कहते हैं, लेकिन मस्ती और चीज़ है। मस्ती होता है कि इंसान आधा होश में भी होता है, आधा मदोश होता है, तो उसे मस्ती कहते हैं। तो महबूब की आंखों में शराब की मस्ती है मीर तकी मीर के मुताबिक, कि जैसा कोई शराब पी लेता है तो उसकी आंखें और अजीब सा स्टाइल हो जाता है, अंदाज़ हो जाता है। तो मीर तकी मीर के मुताबिक उसके जो महबूब है बगैर शराब पिए, बगैर कोई नशा पिए, जो मेरा महबूब है, उसकी आंखों में ऐसी मस्ती है जैसे शराब के नशा पीने वालों की आंखों में होती है। 5वां सवाल है जी, शायर इज़्तिराब की हालत में क्या करता है? जब शायर बेचैन होता है, जब उसे सुकून नहीं आता, तो फिर वो क्या करता है? तो मीर तकी मीर की गज़ल के मुताबिक शायर जब मुस्तरब होता है, बेचैन होता है, तो फिर अपने महबूब की चौखट पर जाता है, महबूब के दरवाज़े पर जाता है कि उसकी जो सूरत मुझे नज़र आ जाए, मेरी मुलाकात हो जाए, मैं उसे मिल पाऊँ, मैं देख सकूँ, ताकि मेरी तबीयत को लेकिन वो कहता है जी कि मैं जब भी उसकी चौखट पे जाता हूँ उसकी मुलाकात नहीं होती, इसलिए बेचैनी की हालत है और बेचैनी में बार बार मैं अपने महबूब के दर के चक्कर लगाता हूँ। प्यारे बच्चों, ये हम पढ़ रहे थे मीर तकी मीर को। मैंने कल भी आपको बताया था कि गज़लिया शायरी में बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। इसमें शायर का अपना तख़य्युल होता है, शायर का अपने ख्यालात होते हैं, शायर का क्या कहना चाहता है, ये हम
الفاظ سے صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، حقیقت کیا ہے اس کی یہ تو وہ خود ہی جانتا ہے، لیکن جو اساتذہ کرام ہیں انہوں نے یہ اسیس کیا ہے جی کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، اندازہ لگایا ہے جی کہ یہ بات ہو سکتی ہے، ہم بھی اسی بات کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ بحث ہماری ہے ہی نہیں کہ جی میر تقی میر نے ایسے کیوں کہا، ویسے کیوں کہا، ایسے نہیں کہنا چاہیے، ویسے کہنا ہے کسی شاعر کو نہیں۔ ہمیں جو سلیبس دے دیے کہ ہم اشعار کی تشریح یاد کریں اور مختصر سوالات یاد کریں تاکہ ہم امتحان اپنا اچھا دے سکیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مطمع نظر نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ میر تقی میر کی غزل مکمل ہوئی اس طرح۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے رجسٹر پر جو میں نے آپ کو کل پڑھایا ہے غزل میر تقی میر کا شعر نمبر 3 اور 4، یہ آپ نے جماعت کے کام میں لکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ جماعت کے کام میں لکھنا ہے۔ اور یہ جو مختصر سوال آتا ہے اسے گھر کے کام میں لکھنا اور یاد کرنا ہے، یعنی آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 شعر نمبر 3 4 جماعت کا کام ہوگا، اس کی آپ تشریح لکھیں گے، اور مختصر سوالات جو میں نے ابھی آپ کو پڑھائے یہ آپ نے اپنے رجسٹر پر ہوم ورک میں لکھ کے گھر کے کام میں لکھ کے آپ نے ہفتہ کل ہے، کل لکھنے کے بعد آپ اسکول بھجوائیں تاکہ ہم چیک کر کے آپ کو رجسٹر آپ کے واپس کر سکیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ آپ سے ضرور جلدی ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔